वेलकम वंस अगेन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12th ऑफ इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस यानी कि आईपी। तो ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों ने 18 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। अब देखते हैं पार्ट 2 यानी कि पार्ट बी, इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ देखिए पार्ट बी का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द टर्म्स वेब पेज एंड होम पेज और मेंशन एनी 4 नेटवर्किंग गोल्स। इसके अंदर चॉइस है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो दोनों के आंसर यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिए। वेब पेज और होम पेज में डिफरेंस। फर्स्ट इज वेब पेज। A web page is a part of website and is commonly written in HTML language. It can be accessed through a web browser. For example, आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे आप अपने स्कूल की वेबसाइट अगर ओपन करेंगे तो वेबसाइट का मतलब उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे आपस में लिंक किए हुए, ठीक है, जिनको हाइपरलिंक कहा जाता है। पर जो पेज आपके सामने ब्राउजर में ओपन हुआ है दैट इज कॉल्ड वेब पेज। उस पर कोई लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे कोई दूसरा वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो अ वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। होम पेज, इट इज द फर्स्ट वेब पेज यू सी व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जैसे flipkart.com या फेसबुक की वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो भी पहला पेज आपके सामने आता है उसको क्या कहा जाता है? होम पेज। आई थिंक इट इज क्लियर। एक एक नंबर की ये 2 डेफिनेशंस थी, तो ऐसे ये 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन एनी 4 नेटवर्किंग गोल्स। इसका मतलब नेटवर्किंग के बेनिफिट्स क्या हैं, नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम नेटवर्किंग करते हैं, ये सब इसमें देखते हैं। तो 4 नेटवर्किंग गोल्स आर, पहला है रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा रिलायबिलिटी, तीसरा है आपका कॉस्ट इफेक्टिव एंड फोर्थ इज फास्ट डेटा शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब अगर नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स आपस में आपने जोड़ रखे हैं और एक ही प्रिंटर है तो सारे कंप्यूटर्स उस एक प्रिंटर को, जो नेटवर्क में है, उस एक प्रिंटर को यूज कर सकता है। ऐसे और भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑफलाइन रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर्स, डेटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीजें आप शेयर कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आप एक एक लाइन की डेफिनेशंस लिख करके आ सकते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो डेटा आपका लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डेटा को बैकअप की फॉर्म में कहीं और स्टोर करने की भी सुविधा आपको मिल जाती है। तो कंप्यूटर रिलायबल है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब सस्ता होना। फॉर एग्जांपल, नेटवर्किंग में अगर एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर को सारे कंप्यूटर्स आपस में शेयर कर रहे हैं तो कॉस्ट बच गई कि नहीं बच गई, ठीक है ना। फोर्थ है फास्ट डेटा शेयरिंग। डेटा किसी से शेयर करना है, क्लिक कर दीजिए, सेंड हो गया। व्हाट्सएप पे आप कुछ भी भेज सकते हैं, सेंड हो जाता है। जैसे ही आपने क्लिक किया डेटा आपका शेयर हो गया। ऐसे और भी कई सारे नेटवर्किंग गोल्स हैं जिनकी वजह से नेटवर्किंग की जाती है, आप वो पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। पर बेटर ये रहेगा कि इन सभी में एक एक लाइन की डेफिनेशंस या एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आप दे दें तो हाफ मार्क्स सभी में कवर अप हो जाएंगे। तो ये आपने देखा 19th क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। रश्मि, a database administrator, needs to display house-wise total number of records of red and yellow house. ठीक है। She is encountering an error while executing the following query. इस क्वेरी को लिखते समय कोई एरर आ रही है, देखते हैं। वही एरर हमें आइडेंटिफाई करना है और इस क्वेरी को करेक्ट फॉर्म में लिख करके बताना है। तो ऐसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, सेलेक्ट house, count asterisk from student, group by house where house is equal to red और house is equal to yellow। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इन्होंने ग्रुप बाई क्लॉज का यूज किया है और कंडीशन लगाई है वेयर क्लॉज के साथ। ये प्रॉब्लम है। ग्रुप बाई जब भी आप यूज करते हैं तो ग्रुप बाई के साथ आपको पता है हैविंग क्लॉज यूज किया जाता है, ठीक। अब अगर आपको ग्रुप बाई और हैविंग के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी एक वीडियो है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो यहाँ देखिए आंसर आपको कॉपी में कैसे लिखना है।
ठीक है, प्रॉपर आंसर नंबर लिखेंगे, आंसर नंबर 20। द प्रॉब्लम विद द गिवन एसक्यूएल क्वेरी इज दैट वेयर क्लॉज शुड नॉट बी यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लॉज। टू करेक्ट द एरर, हैविंग क्लॉज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वेयर। करेक्टेड क्वेरी, फिर ऐसे हेडिंग लिख करके आपको करेक्टेड क्वेरी लिखनी है। सेलेक्ट हाउस कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय हाउस, हैविंग हाउस, तो वेयर की जगह हैविंग आ गया। हैविंग हाउस इज इक्वल टू रेड और हाउस इज इक्वल टू येलो। तो इसमें करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 मार्क आपको मिल जाएगा, और आपने जो सही करके क्वेरी लिखी है उसका अलग से 1 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, अगर आपको ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में पता है तो लिख करके आ जाइए। ठीक है, तो आंसर देखिए ऑर्डर बाय क्लॉज। तो पहले आप आंसर शीट में ऑर्डर बाय क्लॉज लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देना, फिर इसकी एक डेफिनेशन आ जाएगी सिंपल सी। द ऑर्डर बाय कमांड या क्लॉज एक ही बात है। इट इज यूज्ड, एक्चुअली क्लॉज ज्यादा सही है। इट इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए नीचे, सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय सी नेम, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहां ऊपर पूछा भी है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है कि एग्जाम्पल देना है, फिर भी आपको एग्जाम्पल दे करके आना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी that stores the number of students in each house of class 12D of your book। अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, एज्यूम 4 हाउस नेम्स, कौन कौन से हैं, व्यास, चनाब, रवि एंड सतलुज, ये रिवर्स के नाम हैं। ठीक है, हैविंग 18 2 20 एंड 18 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली, यानी डेटा आपको मालूम है। एंड पांडास लाइब्रेरी हैज बीन इंपोर्टेड एज पीडी, तो इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी पहले से इंपोर्टेड है, लिखा हुआ है, तो आपको वो लाइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर लिख करके भी आएंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। चेक योर आंसर। देखिए एस टी एक वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू, आप S1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये हमारी एक डिक्शनरी है। एस टी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर लिखा ब्यास कॉलन 18, चनाब कॉलन 20, रवि कॉलन 20, सतलुज कॉलन 18। S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज फिर एस टी, तो इस स्टेटमेंट से आपकी सीरीज बन जाएगी जिसका नाम रखा हुआ है यहाँ पे S1। तो ये 2 लाइंस लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको सीरीज बिल्कुल भूल चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीरीज कैसे बनाते हैं ये क्लियर हो जाएगा। 5-10 मिनट की बात है, एक बार एक वीडियो देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 23rd, लिस्ट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट का मतलब पहले एक क्वेश्चन आ चुका है। ई वेस्ट का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसमें मोबाइल भी आता है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो सब जो यूजलेस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो उसको मैनेज करके क्यों रखना चाहिए, हमें 4 बेनिफिट बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 नेट एटिकेट्स। इंटरनेट पर काम करते समय, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करते समय आपको कुछ मैनर्स का ध्यान रखना पड़ता है, इन्हीं को बोलते हैं नेट एटिकेट्स। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एक बार आंसर देख लेते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट के 4 पॉइंट हैं। पहला, सेव्स द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अलाउज, दूसरा पॉइंट, अलाउज फॉर रिकवरी ऑफ प्रेशियस मेटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे कुछ प्रेशियस मेटल्स पाए जाते हैं, उनकी कोटिंग वगैरह होती है, तो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये बेनिफिट है। थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी, पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है ई वेस्ट मैनेजमेंट करने से। फोर्थ है, सेव्स लैंडफिल स्पेस। इसका ये मतलब हुआ कि जो एक खाली बेकार सा लैंड एरिया है, वहां पे अगर कोई कूड़ा, कोई ई वेस्ट डंप करता चला जाएगा तो वो लैंड वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्टेज ऑफ लैंड भी इससे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो हाफ मार्क्स फॉर ईच बेनिफिट आपको मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एनी 4 नेटिकेट्स। पहला, नो कॉपीराइट वायलेशन। जब भी आप इंटरनेट पर काम करें
या जैसे वीडियो अपलोड करें, जैसे मैं भी वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ तो मैं ध्यान देता हूँ कहीं कोई कॉपीराइट वायलेशन तो नहीं हो रहा। कॉपीराइट वायलेशन का मतलब मैंने किसी और का काम किसी और की वीडियो का कोई छोटा सा पार्ट डाउनलोड करके अपनी वीडियो में डाल दिया, या बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगा दिया जिस म्यूजिक को किसी और ने कंपोज किया होगा, ये सारी चीजें कॉपीराइट वायलेशन में आती हैं, ये नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपका शेयर द एक्सपर्टीज विद अदर्स ऑन द इंटरनेट। आपको अपनी एक्सपर्टीज इंटरनेट पर और लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। थर्ड, अवॉइड साइबर बुलिंग। इंटरनेट पर जैसे किसी को धमकी देना, भड़काना या उल्टे सीधे कमेंट्स लिखना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वी शुड अवॉइड साइबर बुलिंग। फोर्थ, रेस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी एंड डाइवर्सिटी। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। ऐसे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, इंपोर्ट pandas एज पीडी, फिर a इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज डेटा इज इक्वल टू 35 45 55 40। यहाँ लिखा है प्रिंट a ग्रेटर देन 45। तो इससे आपको क्या आउटपुट मिलेगा, ये आपको अपनी आंसर शीट में लिख करके आना होता है। तो यहाँ देखिए, आउटपुट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। जो 45 से बड़ी वैल्यूज हैं उनके लिए यहाँ चेक किया जाएगा, दिस इज अ कंडीशन। प्रिंट के अंदर ब्रैकेट में जो लिखा है ये एक कंडीशन है, तो कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स होती है। तो यहाँ देखिए, पहली वैल्यू है 35, 35 ग्रेटर देन 45, कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए पहली लाइन में आएगा फॉल्स। ऐसे ही दूसरी लाइन में फॉल्स, क्योंकि 45 45 से बड़ा नहीं हो सकता। थर्ड है 55 ग्रेटर देन 45, ये ट्रू हो गया। 40 ग्रेटर देन 45, ये फॉल्स हो गया। तो ये आपके आउटपुट में आ जाएगा, और आपको इनके इंडेक्सेस यानी कि 0 1 2 3 भी लिख करके आने चाहिए। तो इसका आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ देखिए, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड एंड आंसर द फॉलोइंग। इस कोड को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। इंपोर्ट pandas एज पीडी, ईयर 1 इज इक्वल टू कुछ डेटा है, ईयर 2 में भी कुछ डेटा दे रखा है। टोटल सेल्स इज इक्वल टू 1 कोलन ईयर 1 कॉमा 2 कोलन ईयर 2। ये आपकी डिक्शनरीज हो गई 3। फिर इन्होंने एक डेटा फ्रेम बनाया है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम टोटल सेल्स। तो ये जो टोटल सेल्स है, थर्ड लाइन, इसको यूज करके इन्होंने एक डेटा फ्रेम तैयार किया। जब डेटा फ्रेम प्रिंट होगा तो आपका कुछ आउटपुट ऐसा आएगा, यहां नीचे देख लीजिए। तो ये है आपका डेटा फ्रेम, ठीक है। तो 1 कॉलन, ऊपर देखिए 1 कॉलन ईयर 1 एंड 2 कॉलन ईयर 2 लिखा है, तो इससे 2 कॉलम आपके तैयार होंगे। पहला कॉलम है आपका 1, दूसरे कॉलम का नाम रखा है इन्होंने 2। 1 के नीचे कौन सा डेटा आएगा, ईयर 1 का। ईयर 1 में लिखा है Q1 5000, Q2 8000 एंड सो ऑन। तो आपका 5000 8000 12000 18000 ये पहले कॉलम में आ गया। अब दूसरे कॉलम में Q1 Q2 Q3 Q4 है ही नहीं, यहां तो ABC है, डेटा भी कम है, 4 होने चाहिए थे और इंडेक्स मैच नहीं हो रहा है। तो इस केस में सेकंड कॉलम में सारी नल वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी, NaN 4 बार आ जाएगा। क्लियर। फिर नीचे देखिए ABC, ये डेटा डिस्प्ले होगा, और इसके अंदर क्योंकि ईयर 1 में ABC से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं है, तो 3 बार आपकी नल वैल्यूज आ जाएंगी कॉलम 1 में, और कॉलम 2 के अंदर आपका डेटा आ जाएगा 13,000 14,000 12,000। तो ये आपका डेटा फ्रेम तैयार हुआ है। इसके बेसिस पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, लिस्ट द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम DF। डेटा फ्रेम DF का इंडेक्स आपको डिस्प्ले कराना है, बहुत ही इजी है। देखिए DF डॉट इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यूज आ गई आपकी Q1 Q2 Q3 Q4 ABC, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको लिख करके आना है एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड आंसर, लिस्ट द कॉलम नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम DF। तो DF डॉट कॉलम्स लिखने से आपको कॉलम नेम डिस्प्ले हो सकते हैं। तो कॉलम नेम्स कौन कौन से हैं, 1,2। तो int 64 इंडेक्स 1,2 d टाइप इज इक्वल टू int 64, ऐसा आपको स्क्रीन
पर जो दिखाई दे रहा है वो आंसर शीट में लिख करके आना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए आपका पार्ट सी शुरू हो चुका है, पर क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पार्ट सी के लिए एक तीसरी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। धन्यवाद।